मेरा नाम है ऋषि कदम और आप देख रहे हो लर्न विद ऋषि सर यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हेलो दोस्तों, आज मैं तुम लोग के लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूँ जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि हाउ टू स्टडी बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, जो तुम लोग का लेटेस्ट अभी पेपर होने वाला है 7 मार्च में। ठीक है, तो जिसके लिए हम लोग को कैसे प्रिपरेशन करना है, कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, जिनका बिल्कुल भी कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है उनको क्या करना है, और जिनका स्टडी हो गया है ठीक है उनका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है तो उनके लिए क्या फिर मतलब हमें प्रिपरेशन करना होगा। ठीक है, उसके बारे में हम लोग पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों पहले पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 जो है जिसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तुम लोग आएगा। ठीक है, जो 20 मार्क्स के लिए रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में दोस्तों कुछ भी आ सकता है, जैसे कि ट्रू और फॉल्स आ सकता है, मैच द पेयर्स आ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स आ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे अलग वन सेंटेंस आंसर है, वन वर्ड आंसर्स है, तो ऐसे बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को आ सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो तुम लोग को 20 मार्क्स के लिए रहेगा। देन सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों एडमिशन ऑफ पार्टनर, और उसके लिए ऑप्शन रहेगा दोस्तों रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो आप दोनों में से कोई एक चैप्टर कर सकते हो, या तो एडमिशन ऑफ पार्टनर करो या तो जो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो आपको इजी चैप्टर लगे वो चैप्टर आप कर सकते हो। लेकिन एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए ऑप्शन आएगा रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जो तुम लोगों को 10 मार्क्स के लिए रहेगा। देन क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है दोस्तों डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म और बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये भी 10 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, तो आप इसमें से भी कोई एक चैप्टर कर सकते हो, या तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म करो या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज करो। ठीक है, मैं तुम लोगों को प्रेफर करूंगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन करने के लिए बहुत कम टाइम लगता है दोस्तों। जैसे कि हो सकता है कि तुम लोग 5 या 10 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाए, जिसकी वजह से तुम्हारा टाइम बहुत सारा बच सकता है, जो आगे आने वाले क्वेश्चन के लिए तुम लोग उसको यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है दोस्तों आपको इश्यू ऑफ शेयर्स, और उसकी ऑप्शन आता है कंप्यूटर इन अकाउंटिंग थ्योरी का क्वेश्चन आता है। अभी जैसे कि इश्यू ऑफ शेयर्स एक बहुत इजी चैप्टर है जो तुम लोग इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगर समझो बहुत सारे बच्चों को अकाउंटिंग में दिक्कत हो रही है, उनको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं करने आते हैं, तो थ्योरी के क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर इन अकाउंटिंग जो चैप्टर है उसमें से तुम लोग एक थ्योरी का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो एक पूछेंगे 8 मार्क्स के लिए, या तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन तुम लोग को पूछा जाएगा 8 मार्क्स का। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो डेथ ऑफ पार्टनर के ऊपर रहेगा, और उसको ऑप्शन रहेगा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो आपको इसमें से जो अच्छे से चैप्टर आता हो आप इसके ऊपर फोकस करो, दोनों चैप्टर करने की आपको जरूरत नहीं है, जो तुम लोग का आ जाएगा 8 मार्क्स के लिए। ठीक है दोस्तों, देन क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के लिए दोस्तों कुछ भी ऑप्शन नहीं है, और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट जो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा जाएगा उसके लिए भी आपको कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो आपको ये 2 चैप्टर जो है वो कंपलसरी करना ही पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो देखते हैं हमें कौन से चैप्टर करने हैं। तो पहला करना है दोस्तों पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, फिर बाद में करना है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, देन दोनों में से कोई तो लाइक डेथ ऑफ पार्टनर करो, या तो एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करो, देन इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे वो चैप्टर आप कर सकते हो। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 3 में डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म या तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये दोनों में से कोई तो एक चैप्टर आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 में आप कर सकते हो एडमिशन ऑफ पार्टनर और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, आपको जो इसमें से अच्छा लगे वो आप कर सकते हो। और क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ऑब्जेक्टिव जो है दोस्तों आपको फुल सिलेबस के ऊपर पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये पेपर पैटर्न समझ में आ गया होगा। तो आज हम लोग अभी इसी के बारे में डिस्कस करेंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से चैप्टर को हम लोग को कितना मतलब कौन से क्वेश्चन को हम लोग को कितना एग्जाम में टाइम देना है। ठीक है, इसके बारे में भी आप लोग आगे जाके स्टडी करने वाले हैं, उसके ऊपर भी हम लोग मैनेजमेंट करने वाले हैं। अगर मैंने जो बताया हुआ टाइम टेबल, उस टाइम टेबल के हिसाब से अगर आप पेपर सॉल्व करते हो तो आपके पास टाइम भी अवेलेबल रहेगा, 30 मिनट्स आपके पास पेंडिंग रहेंगे, और आपका पेपर भी कंप्लीट हो चुका होगा दोस्तों। ठीक है, और आप अपना पेपर कुछ भी पेंडिंग रख के नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे मैं अगर बताऊंगा वैसे अगर आप करके जाओगे, पेपर सॉल्व करके आओगे, तो आई गारंटी आप 80-90% आराम से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है दोस्तों, वो बच्चे भी मैं अभी जो तरीका बताने वाला हूं उस तरीके से अगर स्टडी करेंगे तो आपको आराम से 60 to 70 मार्क्स उसमें भी मिल सकते हैं, जिनका बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुआ है और जिनको लग रहा है कि मैं पास होऊंगा नहीं होऊंगा, उनको डर लग रहा है। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट डरो मत। ठीक है, आप भी अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो, बस इसको आप पूरे वीडियो क्या करो अच्छे से देख लो।
ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है, बहुत सारे बच्चों लोग को दिक्कत होती है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में। देखो दोस्तों क्या होता है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट अगर आप मैक्सिमम पेपर्स अगर देखोगे, लाइक 2023 का पेपर देखो, 2022 का पेपर देखो, 2021 का पेपर देखो, आप जितने भी बोर्ड के पेपर्स है उसको एक बार देख लो, आपको पता चल जाएगा कि मैक्सिमम कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहता हूं, जिनको कुछ भी नहीं आता उनको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले ये बताता हूं, उनको ये करना है कि मैं जो 5 एडजस्टमेंट बता रहा हूं वही 5 एडजस्टमेंट को अच्छे से याद करके जाओ, आपका फाइनल अकाउंट आराम से आपको 12 में से 10 8 तो मिल ही जाएगा दोस्तों। ठीक है, मैं बता रहा हूं, वापस एक बार बोल रहा हूं, मैं जो 5 एडजस्टमेंट बता रहा हूं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। ठीक है, बस 5 एडजस्टमेंट दोस्तों, मैं सारे एडजस्टमेंट करने की नहीं बोल रहा हूं, ओनली 5 एडजस्टमेंट एंड पोस्टिंग, बस इतना करके जाओ दोस्तों, आपका पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट में आराम से 8 to 10 मार्क्स बुक हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखो कौन से एडजस्टमेंट करने हैं। एडजस्टमेंट नंबर 1 दोस्तों, क्लोजिंग स्टॉक। आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट कंफर्म आता है दोस्तों। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट आपको करना है। देन सेकंड एडजस्टमेंट जो है तुम लोगों को करना है डेप्रिसिएशन वाला। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन जो है वो भी हर एक क्वेश्चन में कंपलसरी पूछा जाता है। देन एडजस्टमेंट नंबर 3 आता है दोस्तों, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है, वापस एक बार बोल रहा हूं, क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग इनकम या तो प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ये हो गए 4 एडजस्टमेंट। अभी रहा 5th एडजस्टमेंट। तो 5th एडजस्टमेंट में क्या करना है दोस्तों, 5th एडजस्टमेंट में आपको करना है बैड डेट वाला क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि हम लोग डेटर में से बैड डेट्स को माइनस करते हैं, आरडीडी को माइनस करते हैं और सेकंड इफेक्ट बैड डेट में जाके उसको क्या करते हैं, प्लस करते हैं। ये 5 एडजस्टमेंट दोस्तों कर लो, आप गारंटी बोलता हूं कि आप फाइनल अकाउंट में 8 to 10 मार्क्स आराम से ला सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात आपको करना है पोस्टिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में क्या जा रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में क्या जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में क्या जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में क्या जा रहा है। ठीक है, बैलेंस शीट के लायबिलिटी में क्या जाता है, बैलेंस शीट के एसेट में क्या जाता है, बस इसको अच्छे से याद कर लो दोस्तों। और इसको रिकॉर्ड करने का तरीका मैं तुम लोग बताता हूं, जो जो एडजस्टमेंट तुम लोग को आ रही है उसको सही से सॉल्व करो, और जो एडजस्टमेंट नहीं आते उसको दोस्तों छोड़ दो, उसको उसके पीछे मत पड़ो, नहीं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हम एक ही एडजस्टमेंट के ऊपर पीछे पड़े रहेंगे, पता चलेगा कि हमारा टाइम कब खत्म हो गया वो भी हमें नहीं पता चलने वाला। ठीक है, तो इसलिए बोल रहा हूं, बस ये 5 एडजस्टमेंट्स करके जाओ, आप अच्छे मार्क्स से इजीली क्या कर सकते हो, पास हो सकते हो और अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो। ठीक है, क्योंकि अगर समझो 5 एडजस्टमेंट अगर तुम लोगों को पूछे गए तो 5 में से 3-4 एडजस्टमेंट तो जो मैंने बताए हुए हैं वही गारंटीड आएंगे। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात क्या करना है आपको, पोस्टिंग। पोस्टिंग करते हो दोस्तों एक बात का ख्याल रखना है कि आपको पोस्टिंग की अमाउंट हमेशा आउटर कॉलम में लिखनी है, इनर कॉलम में लिखनी नहीं है। ठीक है, आपको कहां पे लिखनी है, आउटर कॉलम में लिखनी है। ठीक है दोस्तों, देन ये हो गया दोस्तों पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। ये किसके लिए बताया मैंने, जिनका कुछ भी स्टडी नहीं हुआ है उनके लिए। अभी जिनका स्टडी हो गया है, लेकिन सर अभी हम क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे लोग ऐसे करते हैं कि पूरे साल भर में 20-20, 30-30 क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं। ठीक है, पूरे साल भर में हम लोग ने 20-30 क्वेश्चन क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, लेकिन जब एग्जाम के लिए जाते हैं, बोर्ड एग्जाम, जिस बोर्ड एग्जाम के लिए हम लोग ने पूरे साल भर में जो मेहनत की है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, हर एक चैप्टर में से एक-एक 2-2 क्वेश्चन करके जाते हैं। तो ये बहुत गलत है दोस्तों, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका स्कोर कम हो जाता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि आप एक उस ट्रिक को अगर फॉलो करोगे तो आपको दोस्तों मैं गारंटी बोलता हूं कि आपका एक चैप्टर कम से कम 1 या 1.5 घंटे में इजीली खत्म हो जाएगा। बोलेंगे सर क्या पका रहे हो, ठीक है, 1-1.5 घंटे में हम लोग कैसे चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, 1-1.5 घंटे में हम तो फॉर्मेट ही बनाने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो वही तो गलती करते हो दोस्तों, क्योंकि हम लोग को उस चैप्टर में से, उस क्वेश्चन में से 90% सारी चीजें आती है। ठीक है, और 10% के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, सब फॉर्मेट वगैरह बना के रखते हैं और फिर बाद में उसके ऊपर पोस्टिंग करते रहते हैं, एडजस्टमेंट करते रहते हैं, और फिर बाद में पता चलता है कि भाई 3 घंटा तो मैंने इसी में यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, तो ऐसे नहीं करना है दोस्तों, मैं तुम लोगों को ट्रिक बता रहा हूं क्या करना है। देखो, हर एक चैप्टर के लिए, सिर्फ फाइनल अकाउंट के लिए नहीं, हर एक चैप्टर के लिए आपको यही करना है। ठीक है, आपको करना क्या दोस्तों, देखो आपको करना है, एक आपका जो सोल्यूशन बुक है या आपके क्लासेस में या कॉलेज में आपको जो सिखाया होगा वो नोटबुक, ठीक है, जिसके ऊपर आपने उस क्वेश्चन का आंसर नोट डाउन करके रखा होगा, वो आपको लेना है। ठीक है, आपके साथ क्वेश्चन सेट रखना है, मतलब जो क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किया है वो क्वेश्चन साथ में रखना है, और साथ में आपको एक ब्लैंक पेज रखना है। दोस्तों करना क्या है,
आपके माइंड में आप जैसे कि फाइनल अकाउंट का स्टडी कर रहे हो तो आपको करना क्या है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में जाता है, तो आप पता है ना, तो आप उसको लिख क्यों रहे हो, ठीक है। तो जो नहीं, आपको क्या करना है, ओरली स्टडी करना है। जैसे कि आप ट्रायल बैलेंस को रीड करो, हाँ वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड लिख दो पेंसिल से साइड में, ठीक है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड, सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, मशीनरी एसेट साइड, ठीक है, इस तरह से लिखो। और जो बच्चों जो तुम लोग को पोस्टिंग नहीं आ रही, जिसमें तुम लोग कंफ्यूज हो, तो आप क्या करो दोस्तों, उसको आप अपने जो ब्लैंक पेज लिख के रखा हुआ उसमें आपको जाके क्या करना है, उसको नोट डाउन करना है और देखना है कि वो सॉल्यूशन में उसने कहां पे उसकी पोस्टिंग की है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में जाते हैं हम लोग एडजस्टमेंट पे। अभी एडजस्टमेंट पे जाने के बाद उसमें से 90% एडजस्टमेंट दोस्तों आपको आते हैं, ठीक है, जैसे कि उसमें क्लोजिंग स्टॉक होता है, बैड डेब्ट होता है, आरडीडी होता है, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, ये सारे एडजस्टमेंट तुम लोग को आते हैं। लेकिन एक एडजस्टमेंट जैसे कि गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर या बिल रिसीवेबल डिसऑनर, ऐसे कुछ एडजस्टमेंट आते हैं जिसकी वजह से हमें दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे एडजस्टमेंट में दोस्तों आपको करना क्या है, जो जो एडजस्टमेंट आपको अच्छे से आ रहे हैं उसको, ठीक है, वो आप इजीली क्या कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो एडजस्टमेंट आपको नहीं आ रहा है उस एडजस्टमेंट को आपको क्या करना है दोस्तों, ब्लैंक पेज पे लिख लेना है और वो ब्लैंक पेज पे लिखने के बाद उसका सोल्यूशन आपके टीचर ने कैसे किया है वो सोल्यूशन उसके नीचे आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। हार्डली बच्चों कि आपका एक 5 या 10 मिनट में क्वेश्चन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तुरंत आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाके आपको उसी तरह से वापस से क्या करना है, स्टडी करना है। आप सारे क्वेश्चन आपने पूरे साल भर में जितने सारे क्वेश्चंस किए वो सारे क्वेश्चंस की उसी तरह से स्टडी करो और जो जो डाउट्स है वो सारे डाउट्स विद उसका सोल्यूशन आपको ब्लैंक पेज पे क्या करना है दोस्तों, लिख के रख लेना है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में हम लोग जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, एनपीओ पे। अब ये एनपीओ में दोस्तों क्या है ना, इसमें मतलब फाइनल अकाउंट जैसा है, इसमें दिक्कत नहीं है क्योंकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट में ये पोस्टिंग करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पोस्टिंग करना है, बैलेंस शीट में पोस्टिंग है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ 2 ही अकाउंट बनते हैं, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बनता है बैलेंस शीट। एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर और एक होता है बैलेंस शीट, और ये 2 अकाउंट हम लोग को प्रिपेयर करने हैं। हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन रहता है, क्वेश्चन में हम लोग को रहता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या गिवन रहता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या गिवन रहता है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। अभी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब होता है दोस्तों, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब लाइक अ कैश एंड बैंक अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब दोस्तों कैश एंड बैंक अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मतलब दोस्तों कैश एंड बैंक अकाउंट। अभी रिसीट मतलब क्या दोस्तों, कैश रिसीव्ड हुआ है, और पेमेंट मतलब दोस्तों पैसा पेड हुआ है। तो रिसीट मतलब कैश जो पेड रिसीव्ड हुआ है उसमें 2 टाइप में कैश रिसीव्ड हो सकता है, या तो अगर आपने इनकम किया हो या तो अगर आपने कोई लायबिलिटी जनरेट किया हो। मतलब रिसीट साइड में जो दिया रहेगा दोस्तों वो सिर्फ एंड सिर्फ इनकम साइड में जाएगा या तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको उसमें से रिसीट साइड में जो जो दिया रहेगा वो सिर्फ एंड सिर्फ कहां पे जा सकता है, इनकम एंड लायबिलिटी साइड, या तो इनकम या तो लायबिलिटी साइड। अभी आपने फाइनल अकाउंट किया होगा तो आपने रीड किया होगा कि भाई बैलेंस शीट के एसेट में क्या जाता है और लायबिलिटी में क्या जाता है। तो जो लायबिलिटी में जाता है उसको लायबिलिटी में रिकॉर्ड कर दो और जो बचा रहेगा वो सब कहां पे जाएगा दोस्तों, इनकम साइड में, ठीक है। तो आपको इसमें फॉर्मेट भी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर बाद में हम लोग जाते हैं पेमेंट साइड में, जैसे कि पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड में हम लोग को पेमेंट मतलब पैसा पेड हुआ है, तो उसमें 2 चीजें होती है। एक तो हम लोग ने एक्सपेंडिचर किया होगा या तो कुछ एसेट को खरीदा होगा, या तो कुछ एक्सपेंडिचर किए होंगे या तो कुछ एसेट खरीदा होगा, ठीक है। तो आपको पेमेंट साइड में सिर्फ 2 ही चीजें दी जाती है, एक तो एक्सपेंडिचर या तो एसेट। तो आपने बैलेंस शीट में सीखा है ना दोस्तों कि एसेट कौन से होते हैं, तो पेमेंट साइड में से जो जो एसेट्स है उसको एसेट साइड में लिख दो, बचा हुआ जो भी रहेगा दोस्तों सब क्या रहेगा, एक्सपेंडिचर। और जैसे कि मैंने तुम लोगों को फाइनल अकाउंट का एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया कि सबकी अमाउंट आपको कहां पे लिखनी है, आउटर कॉलम में। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको कोई भी अमाउंट इनर कॉलम में लिखनी नहीं है, आपको सारी अमाउंट कहां पे लिखनी है, आउटर कॉलम में, ठीक है। अभी इसमें भी दोस्तों मैक्सिमम एडजस्टमेंट जो है वो सेम है, जैसे कि यहाँ पे होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, प्रीपेड प्री रिसीव्ड इनकम होती है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होता है, आउटस्टैंडिंग इनकम होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, और होता है कैपिटलाइजेशन। बस दोस्तों इसमें से इतने सारे बस इतने ही अगर एडजस्टमेंट करके भी जाते हो तो भी आप एनपीओ में 12 में से 8-10 मार्क्स तो तुम लोग को मिल ही जाएंगे दोस्तों। ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैं जितना बता रहा हूं उतना ही करके जाओ, आप गारंटेड मैं बोलता हूं कि आप अच्छे मार्क्स से
पास हो सकते हो। ठीक है दोस्तों, करना क्या है देखो, आपको मैंने बोला एनपीओ में डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट करनी है, कैपिटलाइजेशन की एडजस्टमेंट करनी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग इनकम की एडजस्टमेंट करनी है, एंड देन प्री रिसीव्ड और प्री पेड एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट करनी है। बस उतने एडजस्टमेंट करो दोस्तों, आप गारंटीड एनपीओ को भी अच्छे मार्क्स से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अभी दोस्तों कभी कभी क्या होता है, एनपीओ में दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, विद द बैलेंस शीट, विदाउट द बैलेंस शीट, विद द बैलेंस शीट, विदाउट द बैलेंस शीट। मतलब आपको कोई कोई क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहता है और फिर बाद में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया रहता है। तो कुछ नहीं बच्चों, कुछ नहीं करना है वहां पे, आपको करना क्या है कि जो पहला बैलेंस शीट तुम लोग को गिवन है उसको आपको नए बैलेंस शीट में पहले खाली कर देना है, जैसे है वैसे लिख दो। ठीक है, आपको कुछ अलग करने की जरूरत नहीं। बस एक ध्यान रखना है कि आपको पहले वाले बैलेंस शीट में जब आप नए वाले बैलेंस शीट में उसको ट्रांसफर करोगे तो अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है, अमाउंट को इनर कॉलम में लिखना है और उसके नीचे 3 से 4 लाइन ब्लैंक छोड़ देनी है। ठीक है, फिर बाद में हम लोग जाएंगे पेमेंट साइड में। पेमेंट साइड में अभी मैंने तुम लोग को बताया कि पेमेंट है मतलब क्या है, एक्सपेंडिचर है या तो एसेट है। तो उसमें से जो जो एसेट्स है उसको एसेट साइड में लिख दो। जो जो तुम लोग क्या भी समझो, कोई कोई पेमेंट साइड में क्या होता है, कुछ एसेट जो ऊपर दिए हुए हैं, मतलब पहले वाले बैलेंस शीट में कुछ एसेट्स दिए थे, वो एसेट्स वापस से यहाँ पे रिपीटेड हो गए, कहाँ पे, पेमेंट साइड में। तो करना कुछ नहीं है दोस्तों, जो पहले वाले एसेट्स है उसमें ये वाले एसेट्स क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, पहले वाले जो एसेट्स है उसमें ये एसेट्स क्या कर दो, प्लस कर दो। ठीक है, फिर बाद में जैसे कि फॉर एग्जांपल पेमेंट साइड में कभी कभी एक्सपेंडिचर दिए जाते हैं, कभी कभी वो लायबिलिटी में भी था। ठीक है, मतलब लायबिलिटी में भी हम लोग को गिवन था। तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, पहले वाले जो लायबिलिटी है उसमें से ये जो पेमेंट किया उसको क्या कर देना है, माइनस। बस इतना ही करना है दोस्तों, बाकी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर नीचे अगर उसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट दिया लाइक डेप्रिसिएशन, बैड डेट, फिर बाद में उसके ऊपर डेप्रिसिएशन, बैड डेट जो भी है वो सॉल्व करना है। एंड देन सेकंड इफेक्ट जैसे हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में देते थे वैसे सेम तरीके से आपको वो सेकंड इफेक्ट देना है। जैसे कि डेप्रिसिएशन का आप सेकंड इफेक्ट देते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, यहाँ पे एक्सपेंडिचर साइड में। बाकी कुछ नहीं है दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज लाइक द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस बाकी कुछ इसमें है नहीं दोस्तों। ठीक है, और टैली करने के चक्कर में दोस्तों अभी नहीं पढ़ना, मैं आपको बताऊंगा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, टैली कब करना है, कैसे करना है, वो सब तुम लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सो दोस्तों आप उसका टेंशन मत लीजिए, मैं जैसे बता रहा हूँ बस वैसे करते जाइए। मैं बोलता हूँ, गारंटीड बोल सकता हूँ कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हो दोस्तों। आई होप कि आपको एनपीओ के बारे में समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में जाते हैं हम लोग डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ ऑफ पार्टनर दोस्तों मैं एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम लोग को सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में परसेंटेज निकालना होता है और मेरा मानना है कि परसेंटेज निकालने के लिए कैलकुलेटर चाहिए। ठीक है, और कैलकुलेटर वहां पे अलाउड नहीं है। ठीक है दोस्तोों, इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि डेथ ऑफ पार्टनर का क्वेश्चन आप एग्जाम में क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर आता है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आता है और डेथ ऑफ पार्टनर, अगर आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर आ रहा है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर आ रहा है, तो इसमें से मैक्सिमम एडजस्टमेंट कहां पे आता है, डेथ ऑफ पार्टनर में आते हैं दोस्तों। वही अकाउंट बनते हैं, लाइक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, फिर बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। ठीक है, वहां पे भी एडमिशन ऑफ पार्टनर पे भी वही अकाउंट बनते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है और बैलेंस शीट बनता है। सेम एज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी दोस्तों रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, बैलेंस शीट बनता है। सेम ये जो 3 चैप्टर है लाइक एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, इसमें जो है वो सब कॉमन अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, और जिस तरह से वहां पे आप उसके पोस्टिंग कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुमने एडमिशन ऑफ पार्टनर में रिवैल्यूएशन, अभी उसमें आपको कौन से एडजस्टमेंट करने हैं, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रिवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको देखना है कि कौन से एसेट्स, जैसे कि आपको बोला होगा कि ये एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई, रीवैल्यू हो गई, ये लायबिलिटी की वैल्यू क्या हो गई, रीवैल्यू हो गई। बस वही एडजस्टमेंट करके जाओ दोस्तों। इसमें से 4 में से 3 एडजस्टमेंट आपको वही पूछेंगे रिवैल्यूएशन के। एक एडजस्टमेंट रहेगा आपको गुडविल लाने का एंट्री, गुडविल राइट ऑफ करने का एंट्री या गुडविल को प्रेस करने का एंट्री। ठीक है, या तो और एक एंट्री रहेगा तुम्हारा कैपिटल लाने, मतलब 2 एडजस्टमेंट एक अलग रहेंगे और 3 एडजस्टमेंट जो रहेंगे तुम्हारे रिवैल्यूएशन के ऊपर रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं उनके लिए बता रहा हूं जिनका बिल्कुल भी स्टडी नहीं हुआ है, उनको एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर में सिर्फ एंड सिर्फ रिवैल्यूएशन के ही सम्स करके जाने हैं, रिवैल्यूएशन की एडजस्टमेंट्स करके जानी है। बस यहाँ पे तुम लोग एक ट्रिक बता रहा हूं, देखो यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। ठीक है, सॉरी
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट अकाउंट बनाते हैं। तो देखो क्या होता है दोस्तों, अगर समझो कोई कंपनी के एसेट्स बढ़ रही है तो बताओ कंपनी को प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो आपको प्रॉफिट का कहां पे रिकॉर्ड करना है? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। मतलब आपको सबसे पहले एसेट में जाके क्या करना है, उसको प्लस करना है, और सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा उसका? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है दोस्तों। अच्छा, लायबिलिटी, अगर समझो किसी की लायबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, अगर किसी की लायबिलिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। ठीक है, तो जब लायबिलिटी कम हो जाती है तो कंपनी को क्या होगा दोस्तों? प्रॉफिट होगा। लायबिलिटी मतलब क्या होता है? इनकम होती है। ठीक है, सॉरी लायबिलिटी मतलब क्या होता है? कर्जा होता है। अगर कर्जा कम हो रहा है कंपनी के ऊपर का तो कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो अगर समझो लायबिलिटी के ऊपर कोई एडजस्टमेंट दी है जिसमें बताया गया है कि लायबिलिटी में से 100 अमाउंट क्या करना है? राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना है मतलब कंपनी को क्या हो रहा है? इनकम हो रहा है, और इनकम का सेकंड इफेक्ट कहां पे जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ठीक है, ये होगी इनकम की बात। अच्छा, कभी कभी हो जाता है दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो होता क्या है दोस्तों, हमारे एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल समझो लैंड एंड बिल्डिंग है 1 लाख की, और उसके ऊपर फिर बाद में 20,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो 1 लाख में से 20,000 क्या हो गया? माइनस हो गया। तो एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 80,000। इसका मतलब है दोस्तों कि एसेट्स की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई। तो जब एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो आपको करना क्या है दोस्तों? उसका सेकंड इफेक्ट जाके देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। सेम एज लायबिलिटी साइड में। लायबिलिटी साइड में आपको दोस्तों जैसे कि अगर समझो हमारी पहले से लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, ठीक है, समझो हमारे पास बैंक लोन है, फिर बाद में हम लोग ने उसमें इंटरेस्ट ऐड कर दिया है, तो इंटरेस्ट ऐड कर दिया तो हमारा लायबिलिटी क्या हो जाएगा दोस्तों? बढ़ जाएगा। तो लायबिलिटी बढ़ जाएगा तो कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, सॉरी लॉस होगा। तो लॉस कहां पे जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में। ये सेम तरीका, सेम एडजस्टमेंट आपको तीनों चैप्टर में करने दोस्तों। कौन सा? एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि आपको कौन सा टॉपिक हो गया? ये एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर। और जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों कि जिनका स्टडी हो गया है, ठीक है, उनको सारे चैप्टर ओरली करने हैं। ठीक है, ओरली करो। आप गारंटेड बोल सकता हूं कि आप एक चैप्टर को 1 या 1.5 घंटे में इजीली खत्म करोगे। ठीक है, और हर चैप्टर को अगर 1-1 1.5 मैक्सिमम 2 घंटे लगेंगे दोस्तों, मैक्सिमम 3 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो ये सब आपने क्या किया? ओरली स्टडी किया, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, सारे क्वेश्चंस में से आपको जो डाउट्स थे आपने उसको एक पेज पे लिखा है, उसमें से जो डाउट है उसका सोल्यूशन आपने पेज पे लिखा है। अभी उसका फायदा आगे जाके क्या होने वाला है वो भी मैं तुमसे बात करूंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दोस्तों कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एडमिशन ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये हमारा कॉमन था। ठीक है, जो तुम लोग के लिए क्या रहेगा? हेल्पफुल रहेगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में हम लोग जाएंगे इश्यू ऑफ शेयर्स। दोस्तों इश्यू ऑफ शेयर्स में मैंने देखा है कि मैक्सिमम टाइम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स वाला पूछा जाता है। ठीक है, तो फॉर फ्यूचर वाला शेयर क्वेश्चन है वो आप अच्छे से करके जाओ। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस साल भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को पूछे जा सकते हैं। फॉर फ्यूचर वाला क्वेश्चन अच्छे से करके जाना। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस वाला करके जाना। ठीक है, अगर आपको आता है, जितने एंट्रीज आपको आती है, ठीक है, बहुत इजी चैप्टर है दोस्तों, बहुत इजी चैप्टर है, आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, और 8 मार्क्स बच्चों, 8 में से अगर आपको 4 भी मिल गया तो भी नो प्रॉब्लम। ठीक है, और जिनका स्टडी हो चुका है उनको सभी क्वेश्चन ओरली करने। आई रिपीट, मैं बोल रहा हूं कि आप जिनका पूरा स्टडी हो गया है उनको सिर्फ एंड सिर्फ क्या करना है? ओरली स्टडी करना है। और जिनका स्टडी नहीं हुआ है, मैंने बताए हुए जो 5 एडजस्टमेंट है फाइनल अकाउंट के, और 4 एडजस्टमेंट मैंने जो एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर, ये जो बताया है वही करो, वही एग्जाम में आएगा। और करना है पोस्टिंग। क्या करना है? पोस्टिंग। पोस्टिंग करते वक्त अमाउंट कहां पे लिखना है? आउटर कॉलम में लिखना है। ठीक है, बस बच्चों ये ध्यान में रखो। ठीक है, फिर बाद में दोस्तों जिसका भी जैसे कि समझो इश्यू ऑफ शेयर्स में अगर तुम लोग को दिक्कत है तो आप क्या करो दोस्तों कि कंप्यूटर इन अकाउंटिंग का थ्योरी क्वेश्चन करके जाओ। तो सर कौन से करने का? आप 2020 का पेपर देखो, 2021 का पेपर देखो, 2022 का पेपर देखो, 2023 का पेपर देखो उसमें से अकाउंटिंग थ्योरी के कौन से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम पूछे गए हैं। ठीक है, वही क्वेश्चन आप करके जा सकते हो, तो आपको इश्यू ऑफ शेयर्स करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिनका कुछ भी नहीं हुआ है, जिनको पता ही नहीं है कि
इश्यू ऑफ शेयर्स में हमें करना क्या है, तो ऐसे स्टूडेंट्स क्या करेंगे, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग के थ्योरी टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं आपके पिछले कुछ जो क्वेश्चन पेपर से उसमें से। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपको 8 मार्क्स आपके यहाँ पे भी क्या हो जाएंगे दोस्तों, कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में आता है डिसोल्यूशन। अब डिसोल्यूशन दोस्तों बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, डिसोल्यूशन जो है वो बहुत इजी चैप्टर है। ठीक है, जिसमें आप लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं एंड कैश बैंक अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती दोस्तों, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप लोग बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं, वाइंड अप करते हैं। तो वाइंड अप करते हैं मतलब हम लोग को करना क्या होता है, हमारे बिजनेस में जो भी एसेट्स है उसको बेचना होता है। ठीक है, उसमें उस पैसे से हम लोग को लायबिलिटी पे करना होता है, और लायबिलिटी पे करने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो पार्टनर में डिवाइड हो जाएगा और बिजनेस क्या हो जाएगा दोस्तों, वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बस यही डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में हम लोग को करना है। ठीक है, अगर आपको ये चैप्टर करना है, ये आपको पूरा करना पड़ेगा दोस्तों। आपको करना क्या है कि आपको जो पहले बैलेंस शीट दिया गया है, उस बैलेंस शीट में जो एसेट्स है वो एसेट्स उसको हम लोग कहां पे लिखेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पे उसको रिकॉर्ड करना है, फिर बाद में रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करना है, और फिर बाद में एडजस्टमेंट पढ़ के देखना है कि कौन से एसेट्स कौन से वैल्यू में बेचे हैं। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, सही तरीके से पोस्टिंग करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे स्टडी करना है, कैसे मतलब जैसे कि जो पढ़ाई हो गया है जिनका, ठीक है, उनको टाइम मैनेजमेंट तो बताऊंगा अभी, बट स्टडी कैसे करना है, और जिनका स्टडी नहीं हुआ है उनको क्या क्या करना है, बस वही करके जाओ दोस्तों। गारंटीड बोलता हूं कि आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों को दोस्तों टाइम मैनेजमेंट ही प्रॉब्लम हो जाता है मैक्सिमम अकाउंट्स के पेपर में। ठीक है, अकाउंट्स के पेपर में बच्चों नहीं पता चलता कि हमारा टाइम कब खत्म हो गया। ठीक है, तो सबसे बच्चों दोस्तों आपको करना क्या है, स्टार्टिंग से बता रहा हूं, सुनो। जैसे ही आप सेंटर पे जाओगे तो सेंटर पे जाने के बाद दोस्तों आपको और एक दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है कि मैंने जो बताया, जो ओरली स्टडी करना है वो सिर्फ और सिर्फ किसको करना है दोस्तों, जिनका स्टडी ऑलरेडी हो गया है उनको ओरली स्टडी करना है, और जिनका स्टडी कुछ भी नहीं हुआ है उनको प्रैक्टिस करना है। कौन सा डेप्रिसिएशन, बैड डेट, आरडीडी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशंस, बराबर, ये सब का आपको क्या करना है, रिटर्न स्टडी करना है, लिख के स्टडी करना है। ठीक है, जिनका कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ है। ठीक है, अभी दोस्तों इसके बाद जिनका स्टडी हो गया था उनके लिए मैंने क्या बोला दोस्तों, कि मैंने तुम लोग को बोला था कि उस पेज के ऊपर तुम लोग को क्या करना है, लिख के रख लेना है। ठीक है, अभी तुम लोग को एग्जाम में जाने के पहले क्या करना है दोस्तों, अभी आपने सारे क्वेश्चंस को क्या किया, अच्छे से सॉल्व किया है, ओरली स्टडी किया है, आपके वो जो डाउट्स थे आपने सारे डाउट्स को क्या किया, एक पेज पे लिख के रखा हुआ है। ठीक है, अभी आपके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा दोस्तों। अभी क्या स्ट्रेस नहीं रहेगा कि यार मैंने जो क्वेश्चन किया वो आया कि नहीं आएगा, बराबर, ठीक है, आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, अभी आपके माइंड में डाउट नहीं रहेगा। बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि आप लोग ने तो सारे क्वेश्चन किए, अभी जो आना है वो आने दो। ठीक है, बोलेंगे सर अभी जो मैंने पेज पे लिख के रखा है उसका क्या करें, कुछ नहीं दोस्तों, एग्जाम में जाने के पहले उसी को रीड करके जाओ, बस उसी को रीड करके जाओ। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो नहीं आ रहा था वही आप रीड करके जा रहे हो, जो आ रहा था वो तो आपने कर लिया है। ठीक है, जो नहीं आ रहा था उसको आपने क्या किया, पेज पे लिख के रखा है, एग्जाम में जाने के 1-2 घंटे पहले या सुबह से उसी को रटना स्टार्ट कर दो कि कौन से एडजस्टमेंट को कैसे सॉल्व किया था सर ने, कौन से वर्किंग नोट कैसे किए थे, वो सब देख लो। ठीक है, और एग्जाम में जाने के बाद अभी करना क्या है वो तुम लोग को बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी देखो, जब जैसे ही तुम लोग एग्जाम हॉल में जाओगे, एग्जाम सेंटर में जाओगे, तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपका मोबाइल वगैरह जो भी आपको बैग वगैरह सब बाहर रखना होगा। ठीक है, तो आप जैसे ही अपने बेंच पे बैठोगे तो आपको मिलेगा आपका आंसर शीट। जैसे ही आंसर शीट मिलेगा दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, उस आंसर शीट को सही तरीके से चेक करना है, देखना है कि कोई आंसर शीट फटा तो नहीं है। अगर फटा है तो वहीं पे आपको क्या करना है, उसको रिटर्न कर देना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको जो भी आपका सीट नंबर है, आपका साइन है, आपका सब्जेक्ट है, सेंटर नंबर है, ठीक है, डेट है, सब्जेक्ट है, वो सब आपको क्या करना है, लिख लेना है। उसके बाद दोस्तों आपके पास अगर टाइम अवेलेबल है तो आप उधर ही क्या करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, जो क्वेश्चन तुम लोग आने वाले हैं उसके फॉर्मेट्स बनाने स्टार्ट कर दो।
ठीक है। जैसे कि अगर आपको लगता है कि मुझे फाइनल अकाउंट आने वाला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, आप क्वेश्चन नंबर 7 को पहले सॉल्व करोगे तो भी चलेगा, कोई डाउट नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बना लो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो, ठीक है। फिर बाद में दोस्तों अगर आपको लगता है कि उसके बाद में एनपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करने वाला तो एनपीओ का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बना लो। अगर तुम लोगों को लगता है कि नहीं, अगर कैपिटल फंड वाला अगर क्वेश्चन नहीं पूछा तो उसके लिए थोड़ी जगह छोड़ दो, ठीक है। फिर बाद में वो मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए, ठीक है। फिर बाद में इश्यू ऑफ शेयर्स, समझो अगर तुम लोग इश्यू ऑफ शेयर्स करने वाले हो तो आपको पता है ना दोस्तों कि कौन से चैप्टर में कौन से अकाउंट्स बनते हैं। तो आगे जाके क्या होता है, आगे जाके हमें टाइम उसी में ज्यादा चला जाता है। तो जब तुम्हारे पास टाइम अवेलेबल है तो उसमें टाइम में आप फॉर्मेट बनाना स्टार्ट कर दो, ठीक है, ताकि आगे पेपर सॉल्व करने के लिए तुम्हारे पास टाइम ज्यादा बचेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन वाइज आपको क्या करना है, फॉर्मेट बना के रेडी करके रखना है, ठीक है। जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ जाएगा सॉल्व करने के लिए जाना नहीं है। बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन पेपर आ गया तो हम लोग डायरेक्टली क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसे नहीं करना है। आपके पास पेपर है, ठीक है, उस पेपर को आप अच्छे से रीड करो, देखो कि आपको उसमें से कौन से क्वेश्चन अच्छी तरीके से आ रहे हैं, ठीक है, उसको पेंसिल से टिक कर दो, ठीक है, उसको पेंसिल से क्या कर दो, टिक कर दो, ठीक है। और जो मतलब उसके ऑप्शंस भी पढ़ो, जो तुम्हें इजी लगे वो क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, उसके लिए आप टिक कर दो। फिर बाद में सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, सेकंड क्वेश्चन पे आपको क्या करना है, टिक करना है, जो भी तुम लोग उसमें जा रहा है, ऑप्शन वाला आ रहा है, विदाउट ऑप्शन वाला आ रहा है, ठीक है, जो क्वेश्चन आ रहा है उसके ऊपर आपको क्या करना है, टिक मार्क कर देना है, ठीक है। फिर बाद में आपको देखना है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स भी आपने टिक मार्क किया ही होगा साथ में, ठीक है, जो तुम लोग ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं, ठीक है, 10 मिनट आपको वैसे भी पेपर रेडी करने के लिए मिल ही जाता है, ठीक है, तो उसका अच्छे से फायदा उठाना है, ठीक है दोस्तों। अभी इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है टाइम मैनेजमेंट। बहुत सारे बच्चों का टाइम मैनेजमेंट होता नहीं है। देखो दोस्तों, मैं तुम लोग को ऐसा टाइम मैनेजमेंट अब बताऊंगा कि आप बोलोगे सर अकाउंट्स का पेपर कुछ भी करो कंप्लीट होता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा टाइम मैनेजमेंट बताऊंगा आपका पेपर कंप्लीट भी होगा और आपके पास आधे घंटे एक्स्ट्रा भी मिलेंगे, ठीक है। बोलेंगे कैसे सर, देखो सबसे पहला आधा घंटा तो मिलता है, प्लस अभी गवर्नमेंट ने आपको 10 मिनट और एक्स्ट्रा दिया, मतलब 40 मिनट्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है। देखो करना क्या है दोस्तों, आपको जो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप कितने आते हैं, 20 मार्क्स के लिए आते हैं, जिसमें ट्रू और फॉल्स, मैच द कॉलम, ट्रू और, अभी आपने क्या कर लिया दोस्तों, आपके पास जो टाइम था आपने उसको क्या कर लिया, टिक मार्क कर लिया ना, आपको कौन से आंसर आते हैं उसमें से, ठीक है, उसको आपने टिक मार्क कर दिया है रीड क्वेश्चन पेपर को रीड करते करते, ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के लिए सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स देने हैं। कितने मिनट्स देने हैं दोस्तों, 20 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। जैसे आपका 20 मिनट में आप जितना स्पीड से लिख सकते हो उतना स्पीड से लिखो। जैसे ही तुम्हारा 20 मिनट खत्म, एक क्वेश्चन भी खत्म, ठीक है, डायरेक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत सारे बच्चे एक ही क्वेश्चन पे अटके रहते हैं और आगे जाके पता चलता है कि यार मेरे पास अभी 1 घंटा ही बाकी है और मेरे 4 क्वेश्चन करने बाकी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और जिसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट पैनिक हो जाते हैं और उसका बहुत साइड इफेक्ट आपके आने वाले क्वेश्चन के ऊपर होता है, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, एकदम कूल माइंड से पेपर को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बाद में एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर के लिए दोस्तों देखो कितना है, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन के लिए आपको 20 मिनट्स इनफ है दोस्तों, 20 मिनट्स, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, इसके लिए आपको 20 मिनट्स देने, आपने फॉर्मेट को ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, आपको सिर्फ क्या करना है, पोस्टिंग करना है, एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। उसके लिए 20 मिनट इनफ है, ठीक है। टोटल करना है, अगर आप टोटलिंग कर सकते हो तो बेटर है, ठीक है। आप टोटलिंग अगर 20 मिनट्स में कर सकते हो, टैली के लिए अगर सब कर सकते हो, बहुत ही बेटर है। अगर नहीं कर पाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने जितना किया 20 मिनट में उतना कर दो, बाकी का छोड़ दो दोस्तों। अब क्या पेंडिंग रहेगा 20 मिनट्स के बाद, आपका ज्यादा से ज्यादा टैली करना, ठीक है, रहने दो। अगर हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर बाद में डायरेक्टली जाओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी क्वेश्चन नंबर 3 पे जाने के बाद आपको डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या बिल्स ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। उसके लिए भी दोस्तों आपको देते हैं 20 मिनट्स। कितने देने हैं, 20 मिनट्स, ठीक है। इसके लिए आपको 20 मिनट्स देने हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी क्या करना है, सम्स को सॉल्व करना है, ठीक है। फिर बाद में इश्यू ऑफ शेयर्स और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, ये कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए। तो मार्क्स के हिसाब से इसका टाइमिंग भी कम होना चाहिए, तो इसको मिलेंगे 15 मिनट्स। कितने मिलेंगे, 15 मिनट्स। आपको इसको 15 मिनट्स में क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है दोस्तों। फिर बाद में चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें आएगा डेप्थ ऑफ पार्टनर और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी कितने मार्क्स के लिए, 8 मार्क्स के लिए है, ठीक है। तो ये भी आपको देना है 15 मिनट्स,
ठीक है, 15 मिनट्स में क्वेश्चन को आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। जितना स्पीड से कर सकते हो उतने स्पीड से करो। 15 मिनट में आपको जो दिया गया टाइम है उस टाइम के हिसाब से आपको पेपर क्या करना है, सॉल्व करना है। अगर आप उसको क्रॉस कर जाओगे तो मैं गारंटी नहीं दूंगा कि आपका पेपर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा दोस्तों, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न में दोस्तों 12 मार्क्स का क्वेश्चन है। भाई मार्क्स है मतलब कुछ तो वैल्यू बनती है इसकी, तो इसको हम लोग देंगे 30 मिनट्स। कितने देंगे, 30 मिनट्स देंगे दोस्तों। ठीक है, फिर बाद में क्वेश्चन नंबर जो 7 है जिसमें पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है, इसको भी हम लोग देंगे 30 मिनट्स। ठीक है, अभी देखो दोस्तों टोटल बोलो आपको पता चल जाएगा कि हम लोग ने पेपर को कितने मिनट में सॉल्व कर लिया है। ठीक है, 20 मिनट 40 प्लस 20 60 प्लस 15 कितना होता है 75 प्लस 15 कितना होता है 90 प्लस 30 कितना होता है 120 प्लस 30 कितना होता है 150। टोटल कितने हो गए 150 मिनट्स। 3 घंटे में कितने मिनट होता है 180 मिनट्स। प्लस गवर्नमेंट ने आपको 30 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, सॉरी कितना 10 मिनट एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो आपको कितना मिल गया फिर 190 मिनट्स मिल गए। उसमें से हम लोग ने कितना यूटिलाइज किया 150 मिनट यूटिलाइज कर दिया। ठीक है, बचे कितने और भी 40 मिनट्स हमारे पास पेंडिंग है। तो करना क्या है दोस्तों 40 मिनट्स में, हमारे पास अभी भी 40 मिनट्स है। बोलेंगे सर ये क्या लागू नहीं है, ये आप प्रैक्टिकल करोगे तो ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं तुम लोग को बता रहा हूँ वैसे अगर तुम लोग एग्जाम में अप्लाई करोगे तो आपके पास 40 मिनट्स पेंडिंग रहेंगे। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, उस 40 मिनट्स में करना क्या है, जो पेंडिंग था, जैसे कि टैली करना पेंडिंग था या कोई पोस्टिंग करना पेंडिंग था या कोई ऑब्जेक्टिव करना पेंडिंग था, उसको कर दो। ठीक है, खत्म। ठीक है, आपका पेपर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो भी 40 मिनट के पहले। और फिर बाद में हो जाने के बाद आपको पेपर को क्या करना है, चेक करना है, आंसर शीट को भी चेक करना है और साथ में क्वेश्चन पेपर को भी चेक करना है। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ आंसर शीट को ही चेक करते हैं, क्वेश्चन पेपर को चेक नहीं करते। और आगे जाके बाहर जब हम लोग पेपर देके आ जाते हैं तो हमें पता चल जाता है कि भाई डिसोल्यूशन में तो जनरल पूछा था, मैं सिर्फ लेजेंड बना के आ गया। ठीक है, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन पेपर और अपना जो आंसर शीट है दोनों को भी 1 या 2 टाइम क्या करना है, अच्छे से चेक करना है। एंड देन जैसी बेल बज जाएगा आपको पेपर अपने एग्जामिनर के हाथ में, जो सुपरवाइजर है उसके हाथ में देना है, आपका टाइम खत्म। ठीक है, आप मैं गारंटेड बोलता हूँ आप पेपर देके एकदम हैप्पी हो जाएंगे। तो ये सर क्या ट्रिक बताइए। ठीक है, उसी ट्रिक से आप पेपर को क्या करो, अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो तरीका बताया है, जिनका स्टडी हुआ है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, जिनका स्टडी नहीं हुआ है उनके लिए भी एप्लीकेबल है। दोनों के लिए टाइम मैनेजमेंट एप्लीकेबल है, लेकिन स्टडी करने का तरीका मैंने दोनों को डिफरेंट बताया हुआ है। जिनका कुछ भी पढ़ के नहीं हुआ है उनको क्या करना है, और जिनका पढ़ के हुआ है उनको क्या करना है। ठीक है, और दूसरा आपको क्या करना है, ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत फोकस करना है। जब तुम लोग घर पे स्टडी करोगे तो ऑब्जेक्टिव के ऊपर बहुत फोकस करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में 20 मार्क्स मिलने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप एक दूसरे का देख के लिखोगे, क्या गारंटी कि आपको उससे ज्यादा अच्छा आता हो। ठीक है, तो उसके लिए वजह से आप किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो। ठीक है, आप खुद का पढ़ के जाओ, फिलिंग द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, मैच द सम। ट्रू और फॉल्स में दोस्तों सिर्फ ट्रू वाले पढ़ के जाओ, सिर्फ ट्रू वाले, फॉल्स वाले पढ़ना नहीं। बोलेंगे सर क्यों, क्या बात कर रहे हो, फॉल्स वाले नहीं पढ़ना है? क्योंकि क्या होता है दोस्तों, आप ट्रू और फॉल्स जब दोनों पढ़ के जाते हो तो होता क्या है, आप एग्जाम में जाके भूल जाते हो कि हम लोगों ने ट्रू में क्या पढ़ा था और फॉल्स में क्या पढ़ा था। हो गया लफड़ा यही बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिर्फ ट्रू वाले पढ़ के जाने। सारे क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिए ट्रू वाले, अभी अगर जो पढ़ा हुआ है वो आया तो ट्रू है, अगर नहीं पढ़ा हुआ आया तो वो फॉल्स है। सिंपल सी बात है दोस्तों, टेक्निकल स्टडी करो। ठीक है, बस रटो मत उसको। ठीक है, टेक्निकल स्टडी करो। ठीक है, और इस तरह से आपको क्या करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है, अच्छे से पेपर को सॉल्व करना है। ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो।